नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया जी। अविनाश जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, थैंक यू। सर, जिस प्रकार से कोरोना के संकट से पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा था एक वक्त, अब सरकार ये कह रही है कि बहुत हद तक उस पर नियंत्रण कर लिया गया है। भोपाल और इंदौर हॉट स्पॉट थे इस मामले में, तो क्या है वर्तमान स्थिति? मैं यही कहना चाहूँगा कि रादर स्थितियाँ नियंत्रण में हमेशा थी। ये बात सही है कि जो नंबर ऑफ केसेस है, पॉजिटिविटी है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ी कि कुछ समय के लिए सरकार को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी कि हम डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको मीट करते चले। बट इसमें अच्छी बात यही है कि रेगुलरली ही जितनी तेज़ी से हमारी डिमांड बढ़ी, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, मेडिसिन की बात हो, नंबर ऑफ बेड्स की बात हो, उतनी ही तेज़ी से हम लोगों ने व्यवस्थाएं की और ये सुनिश्चित किया कि हम लोगों को सभी व्यवस्थाएं, सुविधाएं मुहैया करा पाए। वर्तमान स्थिति ये है कि क्योंकि नंबर ऑफ फिगर्स जो हैं वो ना केवल स्टेबलाइज किए हैं बट धीरे धीरे गिरना भी शुरू हो गए हैं, तो रिलेटिवली अब चाहे हम बेड्स अवेलेबिलिटी की बात करें, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात करें, मेडिसिन अवेलेबिलिटी की बात करें, तो रिलेटिवली चीज़ें अब काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हैं एंड कंफर्टेबली सभी लोगों को अवेलेबल है। जी, एक वक्त था जब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति थी। लोग एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पैनिक क्रिएट हो गया था। तो अब जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास बफर स्टॉक भी है, बैकअप भी है और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित बनी रह सके, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट वगैरह का भी आपने प्रावधान किया है। तो वो कब वर्किंग में आ जाएंगे? इसमें जो ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए तैयारी की है, क्योंकि उनका एक डेफिनेट जेस्टेशन पीरियड है, तो उनमें मेरे ख्याल से अनदर 1 महीने का समय और लगने की संभावना रहेगी, जिसमें कि न केवल सरकारी बट बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों ने प्लांट्स का टाई अप किया है। तो बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल्स भी अपने आप को ऑक्सीजन के मामले में इंडिपेंडेंट पाएंगे। जी, अगर ग्रामीण अंचल की बात करें, भोपाल से सटे हुए ग्रामीण इलाके हैं, तो कोरोना अब धीरे धीरे वहाँ भी पैर पसार रहा है। जिस प्रकार की एक अफवाह आ रही है कि ग्रामीण अंचल में बहुत तेज रफ्तार है, तो जो शहर में संक्रमण की दर है और गांव में संक्रमण की दर है, उसमें कितना अंतर है? नहीं, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की जो दर है वो काफ़ी कम है, पर जो सरकार की चिंता है या जो सरकार का चिंतन है रादर, वो इस विषय पे है कि हमको ग्रामीण अंचलों में कोरोना को पैर नहीं पसारने देना है। और इसी स्ट्रैटेजी को लेके सरकार ने किल कोरोना 3 की शुरुआत की है, जिसमें हमारी टीम्स सारे घर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं उनको कवर कर रही हैं। यदि किसी में भी किसी प्रकार के सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली वो जो मेडिसिन है, जो कोर्स है, वो उसको लेना शुरू कर दे, ये सुनिश्चित कर रही हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर्स भी जो बड़ी पंचायतें हैं उनमें बनाए हैं और ये व्यवस्था की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आइसोलेशन की आवश्यकता है तो हम उसको आसानी से आइसोलेट कर पाएँ, जिससे कि हम इस संक्रमण को आगे फैलने से रोक सकें। इसी में रादर हमारा जो कोरोना कर्फ्यू है वो भी काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको लागू किया गया है, जिससे कि हम संक्रमण को फैलने से रोक सकें। जी, जैसा आपने कहा कि किल कोरोना 3 में उनको अगर कहीं किसी में कोई संक्रमण है तो उनको वहीं दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो जो दवाइयाँ हैं उसका वितरण भी उन्हीं टीमों द्वारा किया जा रहा है? इसमें हमारे द्वारा 2 टीम्स बनाई गई हैं। एक प्राथमिक दल है जो घर घर जाके सर्वे करता है। उसमें किसी भी घर में उन्हें किसी प्रकार के सिम्टम्स या ऐसी कोई भी परिस्थिति नजर आती है तो वो इमीडिएटली जो हमारा सेकेंडरी दल है उनको सूचित करते हैं। फिर हमारा सेकेंडरी दल एक तो वहाँ दवाइयाँ वितरित करता है, साथ ही साथ यदि उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को इमीडिएटली सैंपलिंग की आवश्यकता है तो वो उनको रिकमेंड करता है, या यदि उन्हें लगता है कि इसको इमीडिएटली आइसोलेट करने की आवश्यकता है या किसी हायर फैसिलिटी में शिफ्ट करने की आवश्यकता है तो वो उनकी शिफ्टिंग का कार्य भी सुनिश्चित करता है। जी, कुल मिलाकर जिस प्रकार की एक भ्रांति बनी हुई है कि गांव की जनता भगवान भरोसे है, एक इस प्रकार का सोशल मीडिया में तमाम जो मैसेजेस का आदान प्रदान होता है, तो एक माहौल इस प्रकार का बन रहा था कुछ दिनों पहले कि ग्रामीण अंचलों में पैर पसार लिया और ग्रामीण जनता भगवान भरोसे है। तो आप ये कह सकते हैं कि वैसी स्थिति नहीं है, अंडर ऑब्जर्वेशन है और बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग की मैं बिल्कुल ऐसा कह सकता हूँ। इनफैक्ट
अभी 3 दिन पहले ही मैंने ग्रामीण क्षेत्रों का एक बड़ा सघन दौरा किया है, यही सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पे भी कारगर हों, लागू हों। और मैंने ये पाया कि हमारा जो किल कोरोना 3 का सर्वे है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ये व्यवस्था बनाई है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन सपोर्ट की भी आवश्यकता हो तो हम उसको कुछ समय के लिए रख सकें। और इसके साथ ही हम लोग कंटिन्यूसली इन सभी केसेस को कमांड सेंटर से भी मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसी आवश्यकता हम महसूस करेंगे तो उसको तुरंत ही बड़े हॉस्पिटल में या बड़ी फैसिलिटी में भी शिफ्ट करेंगे। एक ट्रांसपोर्टेशन एक इशू रहता है रूरल एरियाज में कि अगर कोई मरीज गंभीर होता है तो उसको फिर जहां आवश्यक है बड़े अस्पतालों तक ले जाने के लिए, तो क्या ऐसा कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहां ये सूचना आए तो वहां से एम्बुलेंस या ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहन मुहैया कराया जा सके और लोगों को वहां? निश्चित ही रादर हमारा जो 1075 एक बहुत प्रचारित नंबर है, उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सेवा के बारे में जानकारी भी ले सकता है और उससे उस सेवा की आवश्यकता है ये भी दर्ज करा सकता है। लेकिन केवल इसके भरोसे नहीं हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स और बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो यदि कहीं भी ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो हमारे अधिकारियों के माध्यम से भी ये जानकारी हमारे पास होगी कि हमें किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की आवश्यकता है। जी, अभी कोरोना के संकट के दौरान ही सरकार ने राहत देने के लिए बहुत सारी योजनाओं का घोषणा की और उनको अमल में ले आए हैं, जिसमें गरीबों को चाहे 5 महीने का राशन देने की बात हो, पत्रकार को कोरोना वॉरियर्स मानने की बात हो, और अन्य जो उसका शिकार हुए हैं महामारी का, जिनका कोई अब संरक्षक नहीं रह गया है। आज ही मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा बोला है। तो कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो सरकार ने इसके मद्देनज़र शुरू की हैं और उनका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया? देखिए, कुछ योजनाएं तो आपने ही गिना दी हैं। इनके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो सरकार ने सुनिश्चित कर रही है वो है आयुष्मान योजना। सरकार ने ये किया कि कोरोना के लिए जो आयुष्मान के पैकेजेस हैं उसमें भी एक स्पेसिफिक वृद्धि की है, जिससे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो आयुष्मान पैकेज में पेशेंट्स को ले सकें, उनका इलाज कर सकें और कंफर्टेबली रादर मैं कहूँगा कि किसी भी आयुष्मान पेशेंट का इलाज कर सकें। अब आज की डेट में सरकार की मॉनिटरिंग में भी और सरकार की मंशा में भी इसने प्रमुख रूप ले लिया है। आज की डेट में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो आयुष्मान योजना का पात्र हितग्राही है या आयुष्मान योजना का पात्र हितग्राही हो सकता है, उन सभी को बिना कोई भी राशि खर्च किए प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज हम लोग मुहैया करा सकें। जैसा कि आपने कहा कि इस प्रकार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान मीडिया में ये आया कि अगर परिवार में किसी एक का आयुष्मान कार्ड है तो अगर बाकियों का नहीं भी है तो उस आयुष्मान कार्ड पे कोरोना के संक्रमित परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज हो सके। देखिए, उस आयुष्मान कार्ड पे नहीं, पर हम लोगों ने सभी अस्पतालों में आयुष्मान मित्र के डेस्क एस्टैब्लिश कर दिए हैं। यदि आपके परिवार में किसी के भी पास आयुष्मान कार्ड है, इसका मतलब आप पात्रता रखते हैं आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने की, तो वहीं उस अस्पताल में ही उस डेस्क पे एंटर करते ही आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली जाती हैं। आपको इमीडिएटली आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्टर किया जाता है। सरकार उस आयुष्मान कार्ड को तत्काल प्रभाव से एक्सेप्ट करती है और आपका आयुष्मान कार्ड मैं कहूँगा कि आज की डेट में 2 से 3 घंटे के समय में बन जाता है और उसके बाद उसी आयुष्मान कार्ड के आधार पे आप उस अस्पताल में ऑथराइज किए जाते हैं और आपका निःशुल्क उपचार होता है। जी, तो ये आयुष्मान जो योजना है इसमें आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो इसके दायरे में आती है, तो एक बहुत बड़ी आबादी को जो अभी तक एक समस्या थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बड़ी आबादी इलाज नहीं करा सकती, तो अब तो बहुत बड़ी आबादी इसके कवर में आ रही है। तो कितने हॉस्पिटल्स आयुष्मान के उसमें आपने चिन्हित किए हैं अभी? भोपाल में अभी लगभग 100 से भी ज़्यादा अस्पताल ऐसे हैं जो आयुष्मान में चिन्हित हैं और कोरोना का इलाज कर रहे हैं। तो इन सारे हॉस्पिटल्स में मरीज को इसके लिए कोई पोर्टल है कि मरीज अपनी स्वेच्छा से कहीं भी जा सके? इसके लिए एक पोर्टल है, आयुष्मान भारत का ही पोर्टल है, जिसके माध्यम से इन सेवाओं का लोगों को लाभ मिलता है
और उस पोर्टल में हर एक हॉस्पिटल को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, जिसके माध्यम से वे वहाँ उस व्यक्ति को रजिस्टर भी कर सकते हैं योजना में, और साथ ही साथ उसको जो भी लाभ दे रहे हैं उसके क्लेम्स भी सरकार को भेज सकते हैं। जैसे आपने कहा कि कोरोना कर्फ्यू से संक्रमण की चेन को तोड़ने में और संक्रमण को रोकने में एक बड़ी मदद मिली, तो अभी आगामी कुछ दिनों तक कर्फ्यू और बढ़ाया जा सकता है क्या? देखिए, इसमें प्रिलिमिनरी तौर पे कुछ भी कह पाना आगे आने वाले समय के लिए तो बहुत ठीक नहीं होगा, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आंकड़े हैं उन पे हम लोग सतत नज़र बनाए हुए हैं। हमारा, आपका, सभी का उद्देश्य ये है कि अल्टीमेटली जो संक्रमण की चेन है ये टूटनी चाहिए, जो आंकड़े हैं उनको और कम आना चाहिए, तो हम नज़र बनाए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि कर्फ्यू ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद चाहे सब्जी की उपलब्धता हो, किराना की उपलब्धता हो, मेडिसिन की उपलब्धता हो, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सतत सुनिश्चित किया है। इन चीज़ों को लेके पब्लिक में या लोगों में किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं आ रही है। तो इसलिए यदि आवश्यकता पड़े तो इसको आगे एक्सटेंड करना भी चाहिए, और यदि करते हैं तो आई एम श्योर कि उसमें लोगों को बहुत कठिनाई का सामना शायद ना करना पड़े। जी, जैसा कि एक सुझाव आया है गाइडलाइन के अनुसार कि जहां 5% से कम है संक्रमण की दर, वहां एक फेज मैनर में लॉकडाउन या ये कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी थोड़ी ढील दी जाएगी। तो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम पहले भी ये फेस कर चुके हैं, और जैसे ही कोरोना कर्फ्यू में या लॉकडाउन में ढील दी गई तो सब छोड़ दिया, और लापरवाही बहुत निश्चित रूप से जनता की भी सामने आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब लोगों को लाइफ विद कोरोना ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको आपके व्यवहार में अब शामिल हो जानी चाहिए। मास्क आपके जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। कोई भी दुकानदार अगर दुकान खोलता है, हालांकि उस पर बहुत कड़ाई की शुरू में आपने, लेकिन वो व्यवहार में आ नहीं पाया, तो उसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल कोरोना कर्फ्यू में ढील होगी, वो ढील का फिर कोई नुकसान ना हो जाए। देखिए, ये बात सही है कि जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सरकार पूर्व में भी जागरूकता अभियान लगातार चलाती रही है, और निश्चित ही जैसे ही हम लोग कोरोना कर्फ्यू से बाहर आते हैं, पुनः सख्ती भी हम लोग करेंगे और जागरूकता अभियान भी निश्चित चलाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम समझा सकें, कन्विंस कर सकें कि भाई आप जब भी बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। यदि ऐसी किसी भी जगह जाते हैं जहां आपके आसपास लोग हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, मास्क लगाएं। पर इसमें समझने का विषय ये भी है कि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हमारी अपनी भलाई के लिए, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हैं। तो इसका दायित्व पूरी तरह से केवल और केवल सरकार पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये समाज को भी समझना होगा कि हम लोगों को यदि इस महामारी से बचना है तो हमको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखिए, आज के समय में मैं नहीं मान सकता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इन नियमों का ज्ञान नहीं होगा। जागरूकता अभियान ज्ञान के लिए भी होता है और लोगों को कन्विंस करने के लिए भी होता है। अब हमारा अभियान केवल और केवल लोगों को कन्विंस करने के लिए है, तो कहीं ना कहीं वो कन्विंसिंग कह लें या वो मोटिवेशन कह लें, वो लोगों को अपने अंदर से भी लाना पड़ेगा कि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुझे इन नियमों का स्वतः पालन करना है। यदि कोई मेरे ऊपर सख्ती नहीं कर रहा तो भी मैं इन नियमों का पालन करूं, ये सोच समाज में सामान्य तौर पे अब आनी ही पड़ेगी, वरना इस प्रकार की स्थिति बार बार बने। जी, जैसा कि आशंका जताई जा रही है, चिंता जाहिर की जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो दूसरी लहर में अगर इन सारे पैरामीटर्स पर लोग सजग रहते तो शायद इतनी बड़ी स्थिति में ये संक्रमण नहीं फैलता। शादियां होने लगीं, त्योहारों के उत्सव जल्द से होने लगे, और उन सब में इन सारे नियमों को लोगों ने ताक पर रख दिया, और बहुत सुदूर अंचलों में और एक एक जगह पर जाकर सरकार के बस का भी नहीं है कि वो मॉनिटरिंग कर पाए एक एक व्यक्ति की। तो निश्चित रूप से यहाँ आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण की भी बात आती है। तो ऐसी स्थिति में इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो धार्मिक परंपराओं को बहुत गंभीरता से फॉलो करता है। अगर शहर काजी एक अपील करते हैं तो एक बड़ा तबका मानता है, ऐसे एक बड़े धर्मगुरु अपील करते हैं तो बड़ा तबका मानता है।
तो उस स्तर पर कि जो धार्मिक रूप से चीज़ों से कन्विंस होते हैं, उस विषय पर एक कोई ऐसी कमेटी बनाई गई हो कि उन सब की बात हो, वो इसको समझाएं कि भाई ये भी धर्म है, इसको फॉलो करना है। नहीं, निश्चित ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के और मास्क के नॉर्म्स के पालन की जहाँ तक बात आती है, इस विषय में सरकार ने सभी धर्मगुरुओं को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। और मैं बड़ी खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको लिया और आगे समाज में प्रसारित करने का प्रयास किया। रादर इसी में नहीं, मैं वैक्सीनेशन की भी यदि बात करूं तो लोगों में किसी प्रकार की भ्रांति ना रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके वैक्सीनेशन लगाएं। इसके लिए भी सभी धर्मगुरुओं ने आगे आके खुद को भी वैक्सीनेट कराया और लोगों से अपील भी की कि वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। तो इस प्रकार का सहयोग हमें सभी लोगों से निरंतर प्राप्त होता रहता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से भी हम लोगों को ये संदेश दें और ये जागरूक करें कि इन सभी का पालन आवश्यक है। एक संक्रमण की चेन रोकना, संक्रमण की चेन तोड़ना एक चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना लोगों में वैक्सीनेशन के माध्यम से। तो वैक्सीनेशन सुचारू रूप से हो सके, सुदूर अंचलों में भी हो सके। और सबसे बड़ी बात जो देखने में आया कि पहले जब हॉस्पिटल्स में होता था तो लोगों को एक डर रहता था कि हॉस्पिटल में कहीं कोई और संक्रमण का शिकार ना हो जाए, तो उनके लिए स्पेसिफिक सेंटर हो। तो एक अब जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित होती जाएगी, एक बृहद योजना बनानी पड़ेगी या बन चुकी होगी। तो कैसे उसको प्लान कर रहे हैं वैक्सीनेशन के? वैक्सीनेशन में हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। जितने भी केंद्र स्थापित करने होंगे, जितने भी ज़्यादा स्थानों पे वैक्सीनेशन हम कर पाएँ, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। रादर हम वैक्सीनेशन के जो कैंप्स हैं, जो स्थल हैं, उनको निरंतर बढ़ा भी रहे हैं। इसी में एक बहुत अच्छा प्रयोग हम लोगों ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन कैंप का भी किया, जिसमें व्यक्ति अपने ही गाड़ी में बैठे बैठे आते हैं, अपने आप को वैक्सीनेट कराते हैं और 15 मिनट वहाँ रुक कर वापस चले जाते हैं। तो एक बहुत कंफर्ट, एक बहुत ईज़ के साथ वैक्सीनेशन लोग उसमें करा पाए। तो टू दैट एक्सटेंट वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। 45 प्लस के वैक्सीनेशन में बहुत सब्सटैंशियल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, रादर मैं कहूँगा कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को भोपाल में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हमारी जो कोशिश है वो लगातार जारी है। तो इसमें आवश्यक बस यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जी, कई बार ऐसा भी आ रहा है कि जो पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है अभी वैसे 18 प्लस के लिए भी हो गया है। तो एक चीज़ देखने में आ रही है कि जिनके रजिस्ट्रेशन है वो ही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो कई बार जो वैक्सीन है वो ख़राब हो जा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं उतनी गंभीरता दिखा पाते। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो वेटिंग में हैं या जिनकी सेकंड उस पे हैं वेटिंग में, तो उनको कॉल करके वैक्सीन उनको लगा दी जाए, ख़राब ना हो, चूँकि उपलब्धता जब तक बहुत ज़्यादा नहीं। ख़राब ना हो ये तो हम लोग सुनिश्चित कर ही पाते हैं, बिकॉज लेट्स से अगर एक उसमें 10 वाइल्स भी हैं तो हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि कितने और लोग अवेलेबल हैं वैक्सीनेट कराने के लिए, उसी हिसाब से मेडिसिन को यूज़ करते हैं। इनफैक्ट एमपी में टू दैट एक्सटेंट जो वेस्टेज का प्रतिशत है वो भी काफ़ी कम है। जहाँ तक वेटिंग को अलाउ करने की आप बात कर रहे हैं, उसमें केवल विषय इतना है कि हम चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का, क्योंकि अभी वैसे ही कोरोना कर्फ्यू लागू है, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी केंद्र पे भीड़ लगे। जैसे ही हम वेटिंग की बात करेंगे वैसे ही ये जो स्थिति है इसका नियंत्रण थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा। तो एक नियंत्रित तरीके से केवल हर एक सेंटर में 100 लोगों को रजिस्टर करके ही हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, जिससे कि हम उन लोगों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कर सकें और कंफर्टेबली सभी लोगों को वैक्सीनेट करा सकें। जहां पूरा प्रशासन, समाज कोरोना से जूझ रहा है, हर संभव कोशिश कर रहा है, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विषम परिस्थिति में भी अपने लालच से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ लोग हैं, कुछ दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। एक बड़ी सख्त कार्रवाई की है आपने भोपाल में। तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम में जो शामिल हैं, ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और इसके लिए कि इस प्रकार का कर ही नहीं पाए उसके लिए कोई? देखिए, ये बात सही है कि इतनी विषम परिस्थिति में तो इस प्रकार का जो अपराध है वो अक्षम्य अपराध है और इसको हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 10 लोगों पे हम लोगों ने रासुका की कार्रवाई भी की है, उनको सीधे जेल भेजा है। इसके साथ ही ऐसे किसी भी अस्पताल के बारे में जब हमें पता चलता है कि वो मरीजों से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो लगातार कार्रवाइयाँ करके न जाने कितने ही लोगों की धनराशि हम लोगों ने वापस कराई है।
ऐसे भी कुछ अस्पताल सामने आए जिन्होंने बार बार इस प्रकार का कृत्य किया है, तो उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो इन सभी माध्यमों से हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जन को उपचार उपलब्ध भी हो और उन्हें उसमें किसी प्रकार की उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो और किसी प्रकार की कठिनता का सामना ना करना पड़े। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपने यहाँ जो मिलिट्री कैंट है उसमें उनसे बात करके एक मिलिट्री हॉस्पिटल भी तैयार हुआ था, फिर रेलवे के आइसोलेशन कोचेस थे, लेकिन इस हिसाब से संक्रमण रोका गया कि उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो एक समय था जब ऐसा था कि रोज मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, डिस्चार्ज होने वालों की उस पे। तो जो अभी रेलवे का और मिलिट्री का जो बनाया था बेड या आइसोलेशन के लिए जो हॉस्पिटल्स बनाए थे, तो वो अभी संचालित रहेंगे कि उनको अभी नहीं, फिलहाल संचालित रहेंगे। इसमें सरकार का हमेशा ये मानना होता है कि ज़्यादा तैयारी होना कम तैयारी होने से हमेशा बेहतर रहता है। तो जब हमारे केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही थी तो हम जहां जितने बिस्तरों की व्यवस्था कर सकते थे हम लोगों ने की, चाहे फिर आप टेंटेज के माध्यम से सीसीसी बनाने की बात करें, मिलिट्री के माध्यम से करें, रेलवेज के माध्यम से करें, हर माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्थाएं की। अब जैसे जैसे पेशेंट्स की संख्या कम होगी वैसे वैसे हम इन केंद्रों पे आगे विचार कर पाएंगे कि इनका और क्या बेहतर उपयोग हो सकता है या इनको अब आगे के लिए छोड़ा जा सकता है। तो जिस प्रकार की भयावहता का एक माहौल बना हुआ था, क्या ये कहा जा सकता है कि भोपाल उससे तो उबर गया? देखिए, निश्चित ही केसेस की संख्या कम हुई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, तो वी आर होपफुल कि जो कहते हैं कि वर्स्ट इज होपफुली बिहाइंड अस, तो हम सभी उसको लेके काफ़ी होपफुल हैं। पर हम सब लोग इस बात को समझ रहे हैं लगातार कि अभी भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, बहुत कॉशियस रहने की आवश्यकता है और हम लोगों को बहुत थॉरली आगे आने वाली जो परिस्थिति है उस पर नज़र बनाए रखना पड़ेगा, जिससे कि परिस्थिति किसी भी समय आउट ऑफ हैंड या आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। कुछ आरोप हमेशा प्रशासन पर लगते रहते हैं। प्रशासन पर आरोप लगना तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोविड से हुई मौतों को लेकर लगातार क्वेश्चन मार्क रहा है कि सरकार के ऊपर रहा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। तो जब आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तो जो लोग हैं जिनको कोविड के दौरान जो क्षति पहुंची है तो उनको राहत राशि, सहायता राशि भी शायद ना मिल पाए। तो क्या इस प्रकार का कहीं कोई? देखिए, इसमें राहत राशि का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है रादर। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको, आपको, सबको एक बात समझनी होगी कि जब स्थितियां विकट होती हैं तब शासन का, प्रशासन का पूरा फोकस जो होता है वो उन परिस्थितियों को डील करने में होता है। उस समय फोकस केवल आंकड़ों पे, किस प्रकार के आंकड़े दिए जाएं, भेजे जाएं, इन चीज़ों पे फोकस नहीं रह जाता। आपका, सरकार का फोकस होता है कि किस प्रकार बेड्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, किस प्रकार हम अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था करें जिससे किसी भी अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी ना हो, किस प्रकार हम मेडिसिन की व्यवस्था करें जिससे कि मेडिसिन की कमी ना हो। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरा का पूरा फोकस इन सब चीज़ों पे है तो बाकी चीज़ों पे सरकार फोकस नहीं करती। इस दौरान अभी जी इसके बाद भी मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई जिसे कहते हैं छुपाव का या नहीं बताने का कार्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जो भी रिपोर्ट्स, जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स अवेलेबल रही हैं वो सभी पब्लिक की गई हैं एंड वो पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में उसी तरह प्रकाशित हुई है जिस प्रकार से सरकार। इस दौरान एक और के कोरोना के कुछ मरीजों में एक ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी पनप रही है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और सरकार ने उसका भी इलाज फ्री करने का कहा है। जी, निश्चित ही जो कोरोना से रिलेटेड एक नया म्यूकोरमाइकोसिस का इशू रिसेंटली आ रहा है सामने, उसको लेकर भी लगातार चिंतन चल रहा है। क्या और व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं एंड हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इससे भी हम लोग बाहर निकल करके आए। शहर की जनता को बतौर इस जिले के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि कोरोना को लेके, किसी भी बीमारी को लेके डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, पर सचेत रहने की आवश्यकता लगातार बनी रहती है। तो हमको डरना नहीं है,
यदि हमको कोई भी सिम्टम लगता है, हमको कोई भी परेशानी लगती है, तो हमको तुरंत आगे आना है, अपनी स्थिति बताना है और उसका जो इलाज है, जो आज बहुत कंफर्टेबली किसी को भी उपलब्ध है, वो इलाज पाना है जिससे कि हम उससे उबर सकें। लेकिन साथ ही हम लोगों को लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है, हम लोगों को सचेत रहना है, मास्क अवश्य लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नॉर्म्स का पालन करना है, जिससे कि हम अपने आप को कोरोना के चंगुल में फंसने से बचा सकें। नियत अगर साफ हो तो हर शह साफ होती है, आसमां साफ होता है, जमी भी साफ होती है। थके और टूटते लोगों को यह कहकर तसल्ली दो, स्याह राहतों को कटने दो, सुबह तो साफ होती है। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, जिस गंभीरता से प्रदेश की सरकार, प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र और जनता का सहयोग, जनता का आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण कदम ताल कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब कोरोना की महामारी से ये प्रदेश, ये शहर, ये देश मुक्त होगा। सर, विभिन्न पहलुओं पर कोविड के इस दौर में आपके द्वारा जो विचार साझा किए गए, वो न सिर्फ जनता के लिए संबल बनेंगे, बल्कि उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनका आत्मबल बढ़ाएंगे कि प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र, प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, थैंक यू।